जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आज पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। यह चैनल आप लोगों का है और इस चैनल का बनाने का केवल यही मकसद है कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो गणित सीखना चाहते हैं, जो गणित से बिल्कुल डरते हैं, जिनका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल कमजोर है, उसके लिए मैं सीरीज बनाया हूं। और ये चैनल बिल्कुल ही मुफ्त है, इसलिए आप लोग इस चैनल से बहुत सारी चीजें मुफ्त में सीख सकते हैं। मैं पिछले क्लास में बताया था कि मैं बहुत जल्द 9, 10, 11 एड कंपटीशन का भी सीरीज लेकर आऊंगा। इसी कारण मैं आज एक सीरीज लेकर आया हूं 9th का। ऐसे ये सीरीज सबके लिए होगा, सीटेड, रेलवे, बैंकिंग, एसिंग जो भी तैयारी कर रहा होगा सबके लिए होगा, या 7, 6, 8 क्लास में जो पढ़ा उसके लिए। क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तो उसका पूरे बेसिक कंसेप्ट जितने भी उन सबका पहले ऑपरेशन करूंगा। क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कभी भी आप और हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो सफलता हासिल करने के लिए किसी भी चीज के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर चाहिए। और बिना समय गंवाए मैं आज ये जो टॉपिक लेकर आया हूं उसको बताने का और समझाने का और सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज मेरा बहुत ही प्यारा टॉपिक है क्षेत्रमिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति लिखते समय याद रखिएगा, म में भी छोटी ई रहता और त में भी छोटी ई रहता। क्षेत्रमिति यह सभी क्लास में मिलता होगा, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, आगे भी मिलता है। कंपटीशन में प्राय आज के डेट में क्षेत्रमिति से बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों नहीं क्षेत्रमिति का ही ऑपरेशन किया जाए। और इस सीरीज में 9th का चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन मिलेगा। तो देख सकते हैं मैं लिखा हूं। सबसे पहले अगर शाब्दिक अर्थ की बात इसका करें कि क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं क्षेत्रमिति दो शब्दों से बना, क्षेत्र और मिति। क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, एरिया, और मिति का मतलब होता है माप, यानी मापना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसको होता है, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एरिया, परिमाप, पेरीमीटर। याद रखेंगे परिमाप को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं, परिमाप, परिमिति और परिधि। परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है, लेकिन परिधि का प्रयोग विशेषकर स्पेशल वो वृत्त के लिए होता है, सर्कल के लिए होता है, लेकिन तीनों का सेंस एक ही रहता है। तो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल यानी एरिया, परिमाप यानी पेरीमीटर और आयतन यानी वॉल्यूम का मापन करते हैं। यानी इन सब चीजों के बारे में हम क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 3 शब्द आया, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। मैं संक्षिप्त में इनका परिभाषा भी यहां नीचे लिख दिया हूं ताकि आपको दिमाग में ये नहीं कंफ्यूज हो कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी भी आकृति के अंदर जितनी जगह घिरी रहती है, कोई आकृति है उसके अंदर जो जगह घिरी रहती है वही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। आकृति किसी तरह का हो सकता है, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, जो भी हो। उसी तरह परिमाप, परिमाप का मतलब किसी आकृति की चारों तरफ की कुल लंबाई होती है। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज है, त्रिभुज को एक चक्कर लगा लीजिए। दूसरी भाषा में परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति को एक चक्कर लगाना, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, वही परिमाप है। ऐसे परिमाप के बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आयतन, 3D आकृति के, अब 3D आकृति का 3 डायमेंशन, त्रिविमीय वह आकृति जिसमें 3 चीजें होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिसमें ऊंचाई नहीं होता वो 2D होता है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, द्विविमीय। लेकिन जिसमें तीनों चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, वो होता है 3D आकृति। तो 3D आकृति के अंदर की जगह को आयतन कहते हैं। 3D आकृति का जो आकृति होता है उसके अंदर जो जगह होता है वही क्या कहलाता है, आयतन। ऐसे में आगे चलकर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का डिटेल से बताऊंगा। अब मैं जो ये सीरीज जो है क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति में आज मैं क्रम जो करूंगा, सबसे पहले ऑपरेशन हम लोग करेंगे डिटेल से त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। क्योंकि मैं प्राय देख रहा हूं कि कंपटीशन के एग्जाम में त्रिभुज से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं और 10th क्लास में हमें त्रिभुज से ही क्षेत्रमिति को स्टार्ट करना है। त्रिभुज से स्टार्ट करना है तो मेरे मन में ये आया कि क्यों नहीं कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का ही ऑपरेशन करें।
और जब यहां मैं जो कंपटीशन के व्यू से भी पढ़ाऊंगा, यानी जो त्रिभुज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट में वो सभी चीजें लाएंगे जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें त्रिभुज के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा त्रिभुज। क्या हो जाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से पहले से जानते हैं। इसकी अगर शाब्दिक बात करें तो इसका है त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजा, यानी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होता है? तीन। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो त्रिभुज की परिभाषा अनेकों तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन इसकी बेस्ट जो परिभाषा है वो यह है कि वह बहुभुज जो तीन बंद रेखाखंडों से घिरी होती है, घिरी हुई रहती है। यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ध्यान से फिर सुन लेंगे, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखेंगे हमेशा ये आकृति जो था बंद होता है। कैसा था? बंद। यह आकृति हमेशा बंद होता है। वह बहुभुज, बहुभुज का मतलब बहु मतलब ज्यादा, भुज मतलब भुजा, यानी जिसमें अनेकों भुजाएं होता है उसको क्या कहते हैं? बहुभुज, पॉलीगन कहा जाता है। उसके बाद एक शब्द आया रेखाखंड। कि रेखाखंड क्या है? हम जब पढ़ाई करेंगे तो बीच में जो जो चीजें आते जाएगा उसको हम ऑपरेशन करते चलेंगे। इसे रेखाखंड क्या है इसके बारे में भी जान लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये रेखाखंड क्या है। तो रेखाखंड को जानने के पहले हम लोग रेखा के बारे में भी जानते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम लोग को जान लेना होगा। रेखा एक हो जाएगा रेखाखंड और हो जाएगा किरण। रेखा को इंग्लिश में आपको पता होगा लाइन कहते हैं, और रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट। और किरण को रे कहते हैं, आरवी रे। ठीक है, इस तीनों में डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे। रेखा का मतलब क्या होता है? रेखा का मतलब होता है कि जिसकी दोनों छोर बिंदु अनिश्चित हो, और रेखाखंड में क्या होता है कि दोनों छोर बिंदु निश्चित होता है। और किरण में क्या होता है? एक छोर बिंदु निश्चित होता है। आप इसको ठीक से लिख लीजिए, मैं बोल लेता हूं। रेखा का मतलब जिसकी दोनों छोर बिंदु का होता है और निश्चित, फिक्स नहीं होता है। और रेखाखंड का मतलब होता है जिसका दोनों छोर बिंदु निश्चित हो। और किरण का मतलब होता है जिसका एक छोर बिंदु निश्चित हो। एक छोर बिंदु का मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं ये आकृति बना रहा हूं, देख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें दोनों साइड में तीर का निशान लगा, यानी ये इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। यानी ये जो किनारा दोनों, इसी को हम छोर बिंदु बोल रहे हैं, ये इधर भी बढ़ सकता है, उधर भी बढ़ सकता है। इसलिए ये क्या हुआ? तो ये रेखा हो गया। यहां देख सकते हैं कि कोई इसे लिखा रहा था ए बी, ऐसे, तो ये क्या हो गया? फिक्स, इधर भी नहीं बढ़ेगा, इधर भी नहीं बढ़ेगा, तो ये हो गया रेखाखंड। ये देख सकते हैं कि एक साइड में, आप चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। ये दोनों क्या है? किरण है। ये देखिएगा किसी एक साइड में बढ़ेगा, एक साइड में फिक्स रहता है। अंतर समझ पा रहा है? रेखा का मतलब दोनों छोर बिंदु बढ़ सकता है, ये उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दोनों किनारा खुला हुआ, इधर बनकर उधर चला जाएगा। लेकिन रेखाखंड में दोनों किनारा जो फिक्स कर दिया जाता है,
कि अब इसके इधर नहीं बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। और किरण में एक किनारा फिक्स रहता, दूसरा का फिक्स नहीं रहता, वो एक साइड में बढ़ सकता है। अगर जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता, देखिए ए बी लिखा होगा और ऐसे लिखा था, कहीं कहीं देखेंगे ऐसे लिखा होगा ए बी ऐसे, कहीं कहीं देखते होंगे ए बी लिखकर और एक ऐसे तीर निशान देते, तो इसका मतलब हुआ रेखा ए बी, इसका मतलब हुआ रेखा खंड ए बी, और इसका मतलब हुआ किरण ए बी। समझ पा रहे हैं? यानी इस तीनों को अच्छी तरह समझ गए। अब आगे चलते हैं, जो जो चीजें बीच में आएगा उस चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए। हमारा मूल बिंदु क्या चल रहा है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में चलते हैं। जब त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे कि त्रिभुज होता है तीन भुजाओं यानी रेखाखंड, भुजा कहिए रेखाखंड कहिए दोनों एक ही बात है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कैसा आकृति? तो बंद आकृति होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह आकृति हमेशा बंद और बंद और बंद रहेगा। यह आकृति क्या होना चाहिए? बंद। अब बात उठता है कि क्या तीन भुजा जितनी भी होगी सभी त्रिभुज ही होगा क्या? ऐसा प्रश्न कंपटीशन में एसएससी के जीडी में एक बार पूछा हुआ है, देखने का प्रयास करेंगे। पूछा था कि निम्न में कौन त्रिभुज को दर्शाता है? त्रिभुज को दर्शाता है, प्रश्न पूछा था। पहला विकल्प दिया था, क्या दिया था? 5, 4, 10, ठीक है। दूसरा विकल्प दिया था 5, 4, 6, 8। सी विकल्प दिया था 5, 4, 6, 9, 12। और चौथा कहा था कोई नहीं, कोई नहीं। ये अंक जो लिखे हैं, संख्या जो लिखे हैं, एक रूट मुझे याद नहीं है कि संख्या क्या था, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। इस सब में यूनिट लगा रहेगा, सेंटीमीटर लगा या मीटर लगा, कोई यूनिट लगा, जैसे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें बताना था कि त्रिभुज कौन है जो त्रिभुज को दर्शाता है। अब आपको पता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन को जहां भुजा दिखाई दी आप मार दिए कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे ना? लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आंसर ये नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, इसके लिए आपको इसका नियम जानना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा त्रिभुज का और नियम जानने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा कंपटीशन पूछे जा रहा है और ये सबके लिए है। हमेशा याद रखेंगे त्रिभुज का पहला नियम जो है क्या होता है कि किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। समझ पा रहे हैं? ये रूल है कि त्रिभुज तभी वो हो सकता है, वो त्रिभुज तभी त्रिभुज का निर्माण करेगा, वो तभी त्रिभुज बन सकता है जब उसमें किसी भी दो भुजा को जोड़िएगा तो तीसरी भुजा से हमेशा वो बड़ी होना चाहिए। अगर वो बड़ी नहीं है तो त्रिभुज नहीं है। तीन भुजा होने से वो त्रिभुज नहीं हो जाएगा। इस नियम को 99% लोग नहीं जानते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सपोजिट मैंने एक त्रिभुज लिया, जो आपका पहला विकल्प लिया हुआ वही मैं ले लेता हूं, ABC एक बनाया हुआ कहीं सपोजिट। एक भुजा हो गया 5 और एक हो गया 4, एक हो गया 10। इसमें हम करेंगे कि क्या क्या केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि 5 और 4 को जोड़ दीजिए और 10 लिख दीजिए। एक केस हो सकता है कि 4 और 10 को जोड़ दीजिए, 4 और 10 को जोड़ दिए तो 5 यहां लिख दिए। एक केस हो सकता है कि 10 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। इन तीन केस हो सकता है। किसी दो भुजा को जोड़ेंगे, जिसे मेरा मन है कि पहले 5 और 4 को जोड़े तो 10 एक बच गया भुजा तीसरा। उसके बाद मानूंगा कि नहीं 4 और 10 को जोड़े तो 4 10 को जोड़े तीसरा 5 बच गया। उसके बाद मानूंगा कि 10 और 5 को जोड़े तो 4 बच गया। अब इसमें देखिए क्या होना चाहिए, ये जो योगफल जो तीनों लिखे ये हमेशा उधर के भुजा से बड़ा होना चाहिए। देख सकते हैं कि ये 10, 5, 15 ये तो बड़ा, ये ठीक है। यहां भी 4, 10, 14 ये भी ठीक है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि 5, 4 को जो जोड़ रहे हैं 9 है जो 10 से छोटा है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ? फिर से सुनिए
किसी भी दो भुजाओं को, यानी इसमें तीन कंडीशन बनेगा, तीनों कंडीशन सही होना चाहिए। किसी भी दो भुजा को, जैसे मैंने अगर 5 और 4 को जोड़ा 9, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। 9 बड़ा है का 10 है? नहीं, यानी ये गलत है, ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। और भी चेक कर, ये नहीं कि केवल एक चेक, जब एक ही चेक किया तो मिल गया तो ठीक है। अगर सपोज है कि अगर ये हो जाता तो फिर इसको भी चेक करेंगे। 10 और 14, 14 5 से क्या है 12, ठीक है। फिर 10 और 5 15, 4 से 12, ठीक है। इस नियम को समझ पाए। किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है। इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो ऐसे भी नहीं होगा 4 भुजा, ये तो ऐसे ही नहीं होगा 5 भुजा होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी होगा। 99% बच्चे इस सवाल को गलत बना के आए होंगे, क्योंकि त्रिभुज की जो बेसिक चीज है वो उनको जानकारी नहीं रहता है। जब तक आप किसी चीज को पूरा जड़ तक नहीं जानिएगा तब तक आप उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उसको पूरे जड़ से पढ़ाऊंगा, भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो काफी इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। देख सकते हैं। अब इसका दूसरा नियम देखेंगे कि और दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, और इस दोनों नियम को ध्यान में रखते हुए ही हम त्रिभुज को पहचानेंगे कि त्रिभुज है या नहीं है। दूसरा नियम कहता है कि किसी दो भुजाओं का अंतर, किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी, यानी किसी भी दो भुजा को अगर आपस में आप घटाते हैं तो उनका जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटी होगा। कैसे? इसी को हम ट्राई करते हैं। जो मैं लिया था ABC, एक त्रिभुज ले लिया था, यह था 5, यहां था 4, यहां 10। 3 कंडीशन बन सकता। एक बनेगा 5 में से 4 घटाइए, यहां 10 हो जाएगा। दूसरा बनेगा कि 10 में से 4 घटाइए तो यहां 5 बचेगा। तीसरा कंडीशन बनेगा कि 10 में से 5 घटाइए तो यहां 4 बचेगा। देख पा रहे ना? तो यहां देखिए कि 5 में से 4 अगर घटाइएगा तो 1 क्या आएगा? 1 तो 10 से बड़ा है। 1 10 से बड़ा नहीं, 10 से छोटा है, तो छोटा होना ही चाहिए। ये तो हमारा सही है, ठीक है। दूसरा देख रहा है कि 10 में से 4 जब घटाएंगे 6 जो है 5 से छोटा या बड़ा है? बड़ा हो जा रहा है। जो डिफरेंस है, यानी जो इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस है, कभी भी इधर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब 10 में से 4 घटा रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, जिसमें 6 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटी होना चाहिए। तो ऐसे भी हम देख लिए कि यह त्रिभुज नहीं बनता। मुझे उम्मीद है कि आप एक कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि हम किसी भी त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज होने के लिए भुजा का दृष्टि में देखा जाएगा। त्रिभुज होने के लिए 2 नियम है, ध्यान सुनेंगे। किसी भी 2 भुजा को जोड़ लीजिए, कि नहीं 3 भुजा ना, किसी 2 भुजा को जोड़िएगा, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें हमेशा 3 केस बनेगा। तीनों केस में ये नहीं कि एक केस को चेक कर लिए छोड़िए, नहीं, तीनों केस का पालन होना चाहिए। दूसरी रूल क्या है? किसी भी 2 भुजा को घटाएगी तो तीसरी भुजा से हमेशा उसका मान छोटा होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं कि मैंने जब यहाँ 10 में से 4 घटाया 6 आ गया, 5 से बड़ा हो जाए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा 5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये रूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है। ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ी होता है। किसी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा? हमेशा और हमेशा बड़ी होगा। और त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? छोटी होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली बात इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक हर एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग को सीखना है। जब तक हम लोग एक छोटी छोटी चीजों को नहीं सीखेंगे, कभी भी हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे असफल होने की सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी भी चीज को ऊपर झापड़ पढ़ते हैं। जब तक किसी चीज को डिटेल्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग कंपटीशन में सफल नहीं हो सकते। किसी भी चीज का कंपटीशन के एग्जाम देना हो, रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी, कुछ भी है, जब तक किसी भी चीज को बारीकी से हर उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़िएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं।
एक सवाल मैं और लेने का प्रयास कर रहा हूं। एक सवाल जो एग्जाम में पूछा हुआ था कि त्रिभुज के बाह्य कोनों का योग क्या होता है। विकल्प दिया था पहला 180 डिग्री, दूसरा दिया था 270 डिग्री, तीसरा का दिया था 90 डिग्री, चौथा कहा था इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए और आप इसका आंसर बताइए। 99% बच्चे इस सवाल को गलती ही किए होंगे और करेंगे, क्योंकि बच्चों का जन्म से ही दिमाग में भर दिया जाता है कि त्रिभुज के सभी कोनों का योगफल क्या होता है 180। आपके भी दिमाग में यही है ना यही। तो सुनिए, तो आप भी गलत हैं। त्रिभुज के जब भी कोनों का योगफल की बात करता है तो वहां याद रखिए कोण के पहले दो बात लिखता है। एक लिखेगा बाह्य, एक लिखता है बाह्य कोण और एक लिखता है अंतःकोण। ध्यान रखेंगे हमेशा कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है उसका योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है और अंतःकोण जो होता है वह 180 होता है। अब समझ में आया? आप भी गलत कर दिए थे ना। त्रिभुज के बाह्य कोण की जब बात करेगा तो याद रखेंगे 360 डिग्री। खासकर इस विकल्प में देखिए 360 कहीं लिखा ही नहीं और जानबूझ के कंपटीशन में सबसे पहले 180 लिखा है, क्योंकि बच्चे इस सवाल पर ध्यान न दें, 180 मारे आगे बढ़ते चले और 180 मार कर चले घर पर जब आंसर किया चेक करते मेरा गलती है, कैसी गलती है। तो याद रखेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वह 360 डिग्री। ऐसे त्रिभुज का ही नहीं, दुनिया का कोई भी आकृति है, कोई भी बहुभुज है, उन सभी बहुभुजों का बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, उन सबके बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री। यानी हमारा यहाँ आंसर होना चाहिए 360 डिग्री। विकल्प में 360 डिग्री नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा डी। तो याद रखेंगे ये चीज, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेंगे और इस कंसेप्ट पर बाह्य कोण और अंतःकोण क्या है, इस पर इसका जो कंसेप्ट है इस पर प्राय आज के डेट में हर एग्जाम में, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं जो अगला क्लास जो बनाऊंगा इसी पर बनाऊंगा, बाह्य कोण और अंतःकोण, क्योंकि त्रिभुज का ही पार्ट है। मैं जब त्रिभुज पढ़ा रहा हूं तो त्रिभुज को मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। जब एक बार त्रिभुज में मुझसे आप पढ़ लीजिएगा तो जीवन में कभी भी आपको त्रिभुज से सवाल नहीं छूटेगा। तो आज मैं इतना ही रहना चाहता हूं और अगला क्लास जल्द ही इसका अगला पार्ट आएगा। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इस चीज को कॉपी में नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित है 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, आप गारंटी लिख लीजिए अपना कॉपी में कि आप एक समय आएगा कि आपसे गणित डरेगा, आप गणित से नहीं डरेंगे। ये 100% मैं बता रहा हूं। बस आप ईमानदारी से जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उतनी चीजों को नोट करते चलिए। और ये सीरीज 9th का है, कंपटीशन के व्यू से भी जाना है और 9th का सीरीज चलते रहेगा। मैं बोला था कि बहुत जल्द मैं 9th का, 10th का, कंपटीशन का, मैथ का सीरीज लेकर आऊंगा और साथ में अंग्रेजी का भी एक बैच लेकर आऊंगा, जो अंग्रेजी का भी ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि प्राय देखते हैं बच्चे अंग्रेजी से डर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।